नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट चुनावी फीवर। मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ हमारे बीच मौजूद हैं मेहमानों की श्रृंखला में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजेश राठौर जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच नवनीश शुक्ला जी मौजूद हैं जो लगातार राजनीतिक खबरों में निष्पक्षता के साथ अपनी कलम चलाने में माहिर हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें कि चुनावी शंखनाद मध्य प्रदेश में हो चुका है और भाजपा ने अपनी हारी हुई सीटों पर सबसे पहले 39 उम्मीदवारों को योद्धा के तौर पर रणभूमि में उतार दिया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और राजेश राठौर जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 39 प्रत्याशी घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, भरपूर समय मिल रहा है तैयारी के लिए। इस बीच ये भी दिख जाएगा कि नाराजगी कितनी है कार्यकर्ताओं की। अच्छा समय है, नाराजगी भी दूर हो जाएगी। क्या लगता है कितने सफल होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जिस दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है उस दौर में उनको अलग अलग रणनीति बनाना पड़ेगी और उसी रणनीति के तहत जो टिकट घोषित हुए हैं उनमें से अधिकांश सीटें हारी हुई है। यदि उन सीटों पर उम्मीदवार पहले घोषित करने के कारण कोई फ़ायदा मिल जाता है तो ये पार्टी के लिए अच्छी बात है और हर पार्टी को ऐसा करना ही चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि यदि विरोध होता भी है तो कितने दिन होगा, 3 महीने तो विरोध होगा नहीं। और यदि जिसको हारना है वो तो उम्मीदवार हारेगा ही। अब दिक्कत उम्मीदवार के साथ पैसे खर्च करने की है कि वो पैसे कितना खर्च करे। तो उम्मीदवारों के लिए पैसे की चिंता अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने गरीब हैं और इतने कमज़ोर हो गए हैं कि ये लोग बिना पैसे के किसी का काम नहीं करते। जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है वो सबसे बड़ी नाराज़गी इस बात की है कि बीजेपी के नेता इस कदर भ्रष्टाचार में लगे हैं। कोई विधायक मिलने को तैयार नहीं होते कार्यकर्ताओं से, सिवाय वो मीटिंग के अलावा। उसके अलावा मंत्रियों की स्थिति ये है कि छोटे पैसे खाने में भी गुरेज नहीं करते। तो इस कारण से कार्यकर्ता नाराज हैं। जो मोदी जी का करप्शन वाला नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाँ, तो वो निश्चित तौर पे उल्टा हो रहा है मध्य प्रदेश में कि जो मंत्री हैं वो लगातार भ्रष्टाचार के सारे हद तोड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो अफसरों और विधायकों का गठबंधन है, अफसर जानता है कि उसको किसी शहर में पोस्टिंग मिली है तो उस शहर को, उस जिले को चारागाह की तरह चरना है, खूब ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार करना है। और विधायकों को सेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके 1-2 काम पर्सनल कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब विधायक भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अफसर जो है इनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि जिन अफसरों के तबादले के लिए कहा जाता है उनके तबादले नहीं होते हैं। हम सब देख चुके हैं इन सब बातों को। इसलिए ठीक है, कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद यदि 3 महीने की मेहनत से यदि उम्मीदवार जीत जाता है तो पार्टी के लिए फायदेमंद है। कैसे देखते हैं नवनीत जी, आपको क्या लगता है जिन 39 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उन सीटों पर कांग्रेस के मजबूत पूर्व के दावेदार देखा जाए तो सज्जन सिंह वर्मा अपनी बेबाकी के लिए बहुत चर्चित हैं। जीतू पटवारी अपनी विधानसभा के अतिरिक्त 3-4 विधानसभाओं में एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देते हैं। विजय लक्ष्मी साधव की बात की जाए तो उनके साथ भी है कि पूरे मध्य प्रदेश की नेता केवल एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। अगर कांतिलाल भूरिया की बात की जाती है तो उनके साथ भी स्थिति ऐसी है। विक्रांत भूरिया की बात की जाती है तो उनके साथ भी स्थिति ऐसी ही है। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में नामों की घोषणा कर दी गई है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो संस्कृति है, वो संस्कार है, मतलब जिसे अपन कहते हैं चाल चरित्र चेहरा, वो अब बहुत बुरी तरह से बदल चुका है। पूरा का पूरा संस्कार और संस्कृति सब बदल गई है। पहले चुनाव के पहले जिले स्तर पे कमेटियां बनती थी, उसमें फिर छानबीन समिति बनती थी, फिर वो जिले के बाद संभाग की बैठक पे जाते थे नाम, संभाग की बैठक के बाद में फिर प्रदेश स्तरीय नाम जाते थे और उसके बाद अंतिम रूप से वो दिल्ली से जाके फाइनल होते थे। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात क्या होती थी, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव रहता था इस पूरी स्थिति में, और कार्यकर्ता जो है वो अपने नेता के लिए संघर्ष करते थे। दूसरा, ज़िले में आज की तारीख में सारे टिकट जो हैं, जो दावेदारी और जो नाम घोषित हुए हैं, वो एक अलग बात है कि वो सब दिल्ली से आ गए नाम, यहाँ तो किसी को मालूम ही नहीं था। पर सबसे बड़ी बात क्या हो रही है इसके अंदर कि किसी कार्यकर्ता को कुछ मालूम ही नहीं कल क्या होना है। तो कार्यकर्ता की जो भागीदारी है वो इस पार्टी में ख़त्म हो गई। दूसरी बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि ये 39 लोगों के लिए बड़े ताकतवर उम्मीदवार उतारे जाएंगे जिससे इन बड़े नेताओं को बांध देंगे उसी विधानसभा। हाँ, पर हो ये रहा है कि आपने जिन लोगों को मैदान में उतारा
वो खुद ही बंद गए, मतलब वो खुद ही इतनी बुरी तरह से हारे हुए हैं कि वो मारे भय के वो उनको आप अगर उदाहरण के लिए अपन माने तो क्या राजेश सोनकर सांवेर में आकर प्रचार कर पाएंगे? अरे वो तो खुद ही उलझे हुए हैं वहाँ पे ना। अगर इन उम्मीदवारों में सॉरी पार्टी जैसे उदाहरण के लिए माने उषा ठाकुर को उतार देती जीतू पटवारी के सामने, कैलाश वर्गीय को उतार देते किसी के सामने, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो घबराहट बसती। ऐसा माना जा रहा था नवनीत जी कि दिग्गज नेताओं को उतारा जाएगा क्योंकि अब कैसे भी करके जीतना है। रायशुमारी भी कुछ इसी प्रकार की हो रही थी कि राहु का रण कैसे भी जीतना है, सोनकच्छ का रण कैसे भी जीतना है, दिग्गज चेहरे उतारे जाएंगे। पर ये तो वो कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ये कुछ ऐसा परिदृश्य अब तो निकलता हुआ सामने आ रहा है। नहीं, अब रायशुमारी का तो मामला ही खत्म हो गया ना। अब तो सारा मामला ऐसा हो गया कि मेरे सर्वे में जो आएगा मैं वो देखूंगा आपको ना। पार्टी के कार्यकर्ता के लिए तो कोई बात ही नहीं रह गई। अच्छा फिर आप ये भी समझो ना कि अब ये रोबोट की पार्टी हो गई, इसमें कार्यकर्ताओं के विचारों से ऊपर बैठे नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। अब कैसा हो गया, रायशुमारी का तो काम ही बंद हो गया ना, रायशुमारी तो खत्म ही हो गई इस पार्टी के अंदर। आप अभी कैलाश वर्गीय का बयान है 2 दिन पहले कि जैसे ही 39 उम्मीदवार घोषित हुए वैसे ही और भी 67 उम्मीदवारों की सूची आई, वो भी ऐसी घोषित हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में आ गई है। पूरी पार्टी अब जो है जो बैठकर फैसले लिया करती थी, जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर वो तमाम लोग जो सीधे कार्यकर्ताओं से बात करके उम्मीदवार को ढूंढ के लाते थे, अब वो तो काम ही बंद हो गया। अब तो ये होगा कि अमित शाह साहब ऊपर से दिल्ली से जिसका नाम घोषित कर देंगे वो फाइनल हो जाए। ऐसी क्या खास बात थी कि जीतू जिराती का टिकट काट के आपने मधु वर्मा को टिकट दे दिया? भाई कुछ स्थितियां तो ऐसी होना चाहिए जिसमें आप पता लगे कि नहीं यार ये टिकट सही गया। जितनी उम्मीदवारी हुई है सब जगह विद्रोह की स्थिति हो जाएगी और आप किसी का नाम हटाओ नहीं हटाओ, पर 3 महीने पहले आपने जिन लोगों को काम पे लगा दिया उनके अपने मकान छोड़ के उनको थोड़े दिन बाद किराए के मकान में आना पड़ेगा, क्योंकि इतने पैसे ठिए पाए लग चुके रहेंगे। 15 दिन का चुनाव आज की तारीख में 1 करोड़ का हो गया, तो 3 महीने का पुराना चुनाव तो भगवान ही मालिक होगा उन लोगों का। राजेश राठौर जी, माना जाता है कि मध्य प्रदेश अगर जीतना है तो पहले मालवा निमाड़ की किलाबंदी कर लीजिए आप। अगर मालवा निमाड़ की इन 66 सीटों पर फतेह कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का ताज जो है वो आपके सर माथे बन जाएगा। लग रहा है आपको कि तैयारी इतनी दुरुस्त है टीम कमल की, कि कमल से मेरा मतलब भाजपा से है, कि क्या टीम कमल की तैयारी इतनी दुरुस्त है कि वापस सत्ता में हो पाएगी? देखिए, सत्ता वापसी का रास्ता मालवा निमाड़ से जाता है, निश्चित तौर पे ये बात सही है। लेकिन पार्टी अपना प्रयास कर रही ना, इसीलिए तो पार्टी को लग रहा है कि कहीं हम कमज़ोर ना हो जाएं, हम चुनाव हार ना जाएं, इसलिए उन्होंने टिकट घोषित की है। अभी तो आने वाले समय के बाद मालूम पड़ेगा। देखिए, बीजेपी प्रयोगवादी पार्टी है। एक बीजेपी का प्रयोग था जिसमें लालकृष्ण आडवाणी ने ये किया था कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक का जो है लाइव किया था जी। और उसमें जिस तरह से अरुण जेटली और उमा भारती के बीच झगड़ा हुआ था, उसके बाद पार्टी वापस बंद कमरे की मीटिंगें बंद कमरे में होने लग गई। तो ठीक है, ये प्रयोग यदि असफल रहेगा तो दूसरी जगह इसका उपयोग नहीं करेंगे या अगली बार इसका उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब तो कर चुके, 3 निकल चुका है। बात तो कांग्रेस की भी होना चाहिए कि कांग्रेस ने कहा था कि हम 6 महीने पहले टिकट घोषित कर देंगे, तो कांग्रेस कहाँ चुक गई? कांग्रेस इस मुगालते में कि सर्वे के आधार पर हम जीत रहे हैं, कांग्रेस इस मुगालते में है कि हम बंद कमरे में बैठ के चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी को लोग हराना चाहते हैं, इसलिए हम हारी सरकार बन जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और नवनीत जी, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी है ना वो भाजपा की गलतियों पर केवल नजर कर रही है कि भाजपा से लोग नाराज हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी है, खरीद फरोख्त से सरकार बना ली थी, तो कैसे भी करके लोग जो है ना वो भाजपा से नाराज है, इसलिए कांग्रेस को वोट दे देंगे। मतलब कोई विजन क्लियर नहीं हो रहा है कि विजन क्या है पार्टी का आगामी चुनाव को लेकर। देखो, एक बात मैंने पहले भी कहता हूँ और अभी भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कब्बल है ना, उस विचारधारा से आप बाहर नहीं निकल सकते। जो लोग बाहर निकले वो ख़त्म हो गए। कांग्रेस क्या एक रजाई है, नहीं जम रहा है आपको, अपनी रुई निकाल के अलग रजाई बना लिया आपने ना, और अपनी पार्टी अलग बना के आप काम करने लग गए। कभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस जो है संगठन की बात कर रही है, नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है, कहीं उनका सदस्यता अभियान है, ये बड़ा आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि कांग्रेस एक भीड़ है और भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। भीड़ को नहीं लगता वो इधर चली जाती, भीड़ को अच्छा लगा वापस आ जाती लौट के। तो कांग्रेस और आप पार्टी, ये दोनों दल ऐसे हैं जिनका कोई संगठन काम नहीं करता पूरे देश भर में, पर ये खुद के बल पे काम करते थे। पर फिर भी कांग्रेस आज की तारीख में भी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पिछले 75 सालों से तमाम कोशिश के बाद भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो उसको जिंदा रखे हुए है। क्या लगता है राजेश
राठौर जी, फिर कांग्रेस भी इसी पैरामीटर पे, इसी मापदंड पे काम करेगी कि ठीक है हम भी अपने हारे हुए लोगों को एक मौका और दे देते हैं। मान लीजिए सत्यनारायण पटेल की बात की जाए, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, हार गए थे, तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस भी अवसर दे दे कि ठीक है उस समय जो नहीं जीत पाए, अगर 1000-2000 वोटों से हारे हैं तो उनको फिर से अवसर दिया जाए। देखिए ऐसा है, जो कम मार्जिन से आ रहे हैं उनको तो वाकई टिकट मिल सकता है, दोनों पार्टियों की बात है। लेकिन जो ज़्यादा मार्जिन से आ रहे हैं उनको भी टिकट मिला है, अभी हमने देखा है, जो 39 लोगों की सूची आई है, तो उनका विवेक होगा, उनका अपना सर्वे होगा, और मेरा ये कहना है कि यार उनको करने दो ना। देखिए बात ये है कि पार्टी ने कुछ सर्वे किया होगा, बात की होगी, कुछ तो हुआ होगा, पूरे देश भर का उनका राजनीति का अनुभव है, हो सकता है कि कई बार मती मारी भी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर सर्वे में तो राजेश राठौर जी, मधु वर्मा के लिए भी बड़ी विपरीत स्थिति थी। किसी सर्वे में ये तो दिखाया ही नहीं होगा कि सोनकच्छ से राजेश सोनकर को भेज दीजिए। ये तो एक अजीब गरीब सा एक्सपेरिमेंट है। देखो तुलसी सिलावट को यदि सुरक्षित करना है जी, तो राजेश सोनकर को एडजस्ट करना जरूरी था। सावंत सोनकर को पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं, तो पार्टी उस तरह से भी सोचती ना। आप एक ही पक्ष से सोच रहे हो, पार्टी ठीक है, राजेश सोनकर नया चेहरा है, अब वहाँ पे राजेंद्र वर्मा पुराना चेहरे हो गए थे, हार गए थे, और ज़्यादा वोटों से हारे थे, कोई 100-200-500 वोट से हारे नहीं थे। तो अब नए चेहरे पे लोग भरोसा कर ले, पार्टी अपनी मेहनत करेगी। पार्टी को भी तो इस बात पे गुमान है, क्योंकि आज बीजेपी को ये दिक्कत है बीजेपी के साथ कि वो ये कहती है हम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव की जो ब्रांडिंग हो रही है उसमें आप देखिए मोदी का चेहरा बड़ा है, और मोदी और अमित शाह ही लगे हैं, लगातार दौरे भी इसलिए कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यार हमारे चेहरे पे चुनाव, हमारी रणनीति, हमारा प्लानिंग, हमारा सब कुछ, तो करने दो ना भाई। जब उनका करने का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तो अपन बात कर तो पाएंगे। अगर ये हारे हुए रिपीट हो सकते हैं तो फिर जो बचे हुए हारे हुए नवनीत जी, फिर उनको भी क्या रिपीट मानते हैं आप? मतलब सुदर्शन गुप्ता लगता है आपको फिर से रिपीट हो जाएंगे? नहीं, देखिए फिर से रिपीट हो जाएंगे। इसमें एक बात बड़ी साफ हो गई है कि पार्टी की जो पिछले ये था कि भैया 60 साल, आपने सुमित्रा महाजन को पिछले बार टिकट क्यों नहीं दिया था? इसलिए नहीं दिया था कि उम्र दराज हो गई थी, वो है ना। पर आपने मधु वर्मा को टिकट दे के और इस बात सिद्ध कर दिया कि भैया इस बार पार्टी की पॉलिसी चेंज हो गई है। और कर्नाटक और हिमाचल की हार ने आपके पूरे आपका भाजपा का जो एजेंडा था उसको बिगाड़ के रख दिया है। अब क्या लग रहा है भाजपा को कि भैया अपने को केवल जीतना है, कुछ भी हो सीट पे देख लो आदमी जीत सकता है क्या, तो उसको आप उतारो, और उसी आधार पे टिकट बांटे गएंगे। मधु वर्मा का टिकट किसी का टिकट नहीं है, मधु वर्मा का टिकट मुरलीधर राव का टिकट है। क्यों? क्योंकि वो बलराम वर्मा के थ्रू है, सारी बातचीत उस पर। तो क्या हो रहा है, अब पट्टावाद चालू हो गया भाजपा में। आप अगर सर्वे करके बात करते और फिर टिकट देते तो कार्यकर्ताओं को लगता कि नहीं है बिल्कुल जायज़ बात है, आप करा लेते हैं। जिराती के बीच में, मधु वर्मा के बीच में और भी 3 लोग वहाँ मांग रहे थे टिकट, आपने कराया नहीं। अब भाजपा में आप ये बिल्कुल समझ लीजिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के संस्कार और संस्कृति एक जैसी हो गई है। भाजपा का नेता, भाजपा कार्यकर्ताओं के नेता नरेंद्र मोदी हो गए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेता राहुल गांधी हो गए। बाकी दोनों पार्टियों का कल्चर जो है अब एक जैसा हो गया है कि दिल्ली से सब फाइनल होगा, दिल्ली से टिकट बटेंगे। कांग्रेस में भी यही चल रहा है दोनों में। तो अब दोनों ही दल एक जैसी स्थिति में आ गए। अब ये नहीं कह सकती भाजपा कि हम सुचिता और संस्कार की पार्टी है। अच्छा राठौर साहब, आपने बोला था कि भाजपा प्रयोग करती है, और ठीक है प्रयोग कई बार सफल होते हैं, असफल होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। गुजरात में प्रयोग सफल भी हुआ, उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग है सफल भी हुआ, और इतना बड़ा राज्य जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ, इतने बड़े आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होगी। तो फिर मध्य प्रदेश में भी कोई प्रयोग देखते हैं आप? देखिए अभी तो महज वाकई में 39 ही सीटें हैं। भाई मरता क्या नहीं करता जी। जब आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और आपको चुनाव की रणनीति बनाना है, तो आप अलग अलग प्रयोग करोगे ही ना। क्या दिक्कत है उसमें? प्रयोग करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, आपके फैसले गलत भी हो सकते हैं, 320 टिकट तो सही बट नहीं सकते ना कभी भी, संभव ही नहीं है वो। और जहाँ तक पट्टेवाद की बात है, तो भैया पट्टावाद जो होता है वो तो होता ही इसलिए ना, नेताओं के इनके क्या धंधे हैं जरा बताइए मेरे को आप। राष्ट्रीय नेताओं के क्या धंधे हैं इनके? जो जिनको टिकट दिलाते हैं वो इनके खर्चे उठाते हैं। आज शहर के भूमाफिया, इंदौर के शहर के सटोरिये, गुंडे, बदमाश, अभी शराब बेचने वाले, सारे मिड्रग्स बेचने वाले, ड्रग्स बेचने वाले तो इन नेताओं के आसपास घूमते हैं। कौन किन नेताओं के लिए कब फोन नहीं करता? खुली बात है ना भाई। ठीक है ना यार, मैं
राष्ट्रीय नेता हो गया हूँ, मेरे खर्चे इतने हो गए हैं, तो मैं दो चार टिकट तो मेरे लिए बांटूंगा ना। मतलब हर अवैध कारोबार के पीछे सियासत कहीं ना कहीं है ना। क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना है वो गिराज जी। जब राजनीति का स्तर गिरेगा, लोग बिकेंगे, तो नेता भी खरीदने के लिए मजबूर होगा ना। कमलनाथ ने बोला हम 1500 रुपये देंगे, तो उनने कहा हम 3000 देंगे। उनने कहा हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो उनने कहा हम भी दे देंगे। उनने कहा हम स्कूटी देंगे, तो उनने कहा हम साइकिल देंगे। हम देंगे, तो भाई हाँ, हमारा भाई पैसा इनका तो अच्छा, इस बीच ये भी देखा गया वाकई में नवनीत जी कि जहाँ एक तरफ जैसे कमलनाथ ने बोला कि आप 1000 दे रहे हैं मैं 1500 दूंगा, तो तुरंत ही हो जाता है कि ठीक है आप 1500 दे रहे हैं मैं 3000 देने को तैयार हूँ। लाडली बहना योजना कितनी कारगर आपको लगती है कि वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो भी, और भाजपा के एंगल से देखा जाए तो भी, कितनी संजीवनी मिलेगी लाडली बहना? मुझे लगता है इस मामले में एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ठीक अभी ये 1.5 करोड़ के लगभग तो हो गई लाडली बहनाओं का मामला है ना, और 1 करोड़ की और भी पेंशन बढ़ रही है। अगर मुझे लगता है कि चुनाव लड़ रही है भाजपा लाभार्थी की, कितने लाभार्थी हैं, मतलब कितने लोगों को हम लाभ दे रहे हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर और 2-4 महीने, 1 आध महीने चुनाव लेट हो गया तो पूरे 6 करोड़ लोगों को लाभार्थी हो जाएंगे अपने, कि हर को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। ऐसा कोई परिवार आज की तारीख पर नहीं बचा है जिसको शिवराज जी के सौजन्य से पैसा नहीं मिल रहा हो, जिसे दाल चावल नहीं मिल रहे हो, जिसे बिजली फ्री नहीं मिल रही हो, जिसे स्कूटी नहीं मिल रही हो, किसानों को पैसा मिल रहा है। ऐसा हो गया है कि आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। पर इन सब चीज़ों से कभी ये सोचना होगा कि मध्यम वर्गीय परिवारों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों, व्यापारियों पर ये सारा बोझ कहाँ जाके पड़ेगा, क्योंकि ये सारा रुपया जो है निकल तो इसी प्रदेश से रहा है ना, और किन की जेबों से निकल रहा है। सरकार रेवड़ी बांट कर, रेवड़ी कल्चर लाकर अगर इस तरीके से चुनाव लड़ने की और इस तरह से बांटने की परंपरा चालू कर देगी, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा प्रदेश। अच्छा, ये मुफ्तखोरी का जो रहता है कि 1000 रुपए ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, ये वाकई में ये कितने लंबे समय तक चलने वाली मतदाताओं की योजना गलती है बहुत बड़ी। मतदाता बिकाऊ है, मतदाता मूर्ख है। मेरा कहना है कि आपको कोई कितना ही खरीदने आ जाए, आप उसके पैसे रख लो या उसकी सुविधा रख लो, लेकिन वोट तो अपने विवेक से दो। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए ये समाज अब जो है न प्रतिष्ठा के लिए कुछ काम कर रहा है, न अपने मान सम्मान स्वाभिमान की कोई बात कर रहा है। कोई एक गुंडा जिमने बुलाएगा तो सारे लोग उसके यहाँ जिमने चले जाएंगे। एक भू माफिया जेल होके आएगा 6 महीने, उसके बाद 7वें महीने उसके यहाँ कार्यक्रम होगा, 7वें महीने उसके यहाँ चले जाएंगे। लोग उधार बैठे रहते हैं। इस कदर लोग खाने के लिए मरते हैं कि नेता खिला रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, खाएंगे ना लोग। तो आपने बिगाड़ ही दिया ना, सिस्टम ही बिगाड़ दिया ना आपने ये आप किसी को देखिए, आप योग्य बनाते, शिक्षा का स्तर ऊंचा करते, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी करते, इलाज में सुविधाएं देते, मुफ्त इलाज करते। राजस्थान सरकार ने 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर दिया है, कोई भी व्यक्ति हो, तो एक बरोबरी की बात हो गई, समानता से बात की। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल 5 स्टार बनवा दिए। बिल्कुल सही बात। तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण चीजों की बजाय अब आप यदि बांटोगे तो लोग तो रोज भंडारा, आप कहीं भंडारा कर लो। मैं आपको दावा करता हूँ, अभी आप बुलाइए 10,000 लोगों का भंडारा है, कोई भी कथा, कोई भी नकली पाखंडी महाराज को बुला लीजिए, वो कथा कर लीजिए, 10,000 नहीं 20,000 लोग आ जाएंगे, आपकी सब वाहवाही करेंगे। आजकल क्या है कि सच कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सच कड़वा होता है, कड़वा किसी को पसंद नहीं है। ये भी है कि अगर बिना कुछ किए ही अपंगता ही लोगों को अगर अच्छी लग रही है और मुफ्तखोरी में मिलने वाला पैसे ही अगर अच्छा लग रहा है, तो वाकई में कोई निकल कर घर से मेहनत, नेताओं को भी ये करना पड़ रहा ना, मजबूरी हो गई है। और ये भाई कथा और भंडारे से चुनाव जीते गए। पिछले 4-5 चुनाव से हमने देखा कि कथा भंडारे से लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो जब आप कथा भंडारे से आप यदि चुनाव जीत रही हो और मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मेरे को भी कथा भंडारा ही कराना ना। फिर मैं चोरी करके लाऊं, मैं शराब बेच के लाऊं। नवनीत जी होता था कि आम सभाएं होती थी, बैठकें होती थी, जनता उसमें शामिल भी होती थी, लेकिन एक अजीबोगरीब ट्रेंड हो गया है कि भागवत कथा करा दीजिए, शिव महापुराण करा दीजिए। इन्हीं चुनावों के दौरान काफी सारे हाईटेक बाबा भी निकल करके आए, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिनके लिए आप अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। महीनों बाद के इनके अपॉइंटमेंट मिलते हैं कि हाँ हम आपकी विधानसभा में आकर के कथा करने को राजी हैं। तो ये एक अजीबोगरीब राजनीति का कल्चर भी चेंज हो गया। नहीं, राजनीति का कल्चर नहीं, क्या हो रहा है, लोगों की इतनी समस्याएं हैं, लोग इतने परेशान हैं अपने आप में, और लोग 67% एक सर्वे हुआ है, 67% लोगों ने माना है कि भैया बेरोजगारी और महंगाई जो है ये है ना प्राण ले लेगी सबके। 51% लोग आपके यहाँ इसी प्रदेश में खाली बैठे जिनके पास कोई काम नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, जिसके घर में एक माँ
माँ है, एक बहन है बेचारी, और वो उसको जो है एक सपना दिखाया जाता है कि उसका बेटा बेरोजगार है और कुछ नहीं। आप तो कल एक काम करिए, 4 बिल पत्र चढ़ा देना भगवान भोलेनाथ को जाके, और परसों आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले दिन फिर माता जी सुनने जाती है तो उन्होंने कहा कल 1 लोटा पानी डाल देना आप, तो फिर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो सोचती मेरी कल 4 बिल पत्र तो पोकट ही चली गई मेरी। तो क्या हो रहा है, आप इन धार्मिक आयोजनों में जो ख्वाब बांटे जा रहे हैं, देखिए धर्म का प्रचार होना और ख्वाब बांटने में बहुत फ़र्क होता है। परिणाम ये हो रहा है कि आप जिन लोगों को ख्वाब बांट रहे हो वो आने वाले समय में आपके इन टोने टोटकों का उपयोग करेंगे, वो आपके ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे। इससे एक नई परंपरा चालू हो जाएगी, क्योंकि एजेंडा तो बचे ही नहीं ना पार्टियों के पास लड़ने के लिए अब। क्या लगता है राजेश राठौर जी, पिछले दिनों अमित शाह ने खुलकर नहीं बोला कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं दबे स्वर, ऊंचे स्वर, खुले स्वर, छुपे हुए स्वर, सभी में हमने ये माना कि कहीं ना कहीं मामा शिवराज को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, ना केवल लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी। क्या मानते हैं, क्या इन्हीं कारणों के चलते अमित शाह ने दूरी बनाई ये बताने से कि कौन होगा मुख्यमंत्री? ठीक है, हो जाने दीजिए चुनाव, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। देखिए, अमित शाह ने जिस तरीके से उस सवाल का जवाब दिया उससे साफ है, भैया हमारी इच्छा है यार, अभी हम आपको कितना बताएं कितना नहीं बताएं। अभी आज शिवराज जी मुख्यमंत्री है जी। आने वाले चुनाव के बाद क्या होगा ये हम तय करेंगे। क्लियर बात है ना भाई, उनको ये है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तब हम देखेंगे, विधायक कोई मीटिंग बुलाएंगे उसमें बात करेंगे। हमको नहीं घोषित करना, कहीं पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती। कल तक तो नवनीत जी इसी चीज को लेकर के भाजपा कांग्रेस को घेरा करती थी, मुख्यमंत्री बताओ, शहजादा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा। तो अब तो वही ट्रेंड भाजपा में हो गया, दूल्हा भी नहीं बताना है, घोड़ी कौन चढ़ेगा ये भी नहीं बताना है। जो गलतियां कांग्रेस में राजीव गांधी के ज़माने में हुई थी कि राजीव गांधी के कार्यकाल में छत्रपों को, अर्जुन सिंह को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री से हटा के राज्यपाल बना देना, जगन्नाथ पहाड़िया को हटा के वहाँ से आंध्र में रेड्डी बंधु को हटा देना, इससे क्या हुआ, कांग्रेस बिल्कुल नीचे से बहती चली गई और ढह गई कांग्रेस का। परिणाम क्या हुआ कि छत्रप खत्म हो गए। भाजपा में भी क्या हो रहा है, भाजपा में यही संस्कृति जो है भाजपा में आ गई। भाजपा क्या कर रही है, भाजपा छत्रपों को घर बिठा रही है। आपने रमन सिंह को घर बिठा दिया, आपने वसुंधरा, आप ये जान रहे हो कि वसुंधरा बहुत ताकतवर है, कल भी चुनाव समिति में आपने उनको बाहर कर दिया, नहीं रखा आपने। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 3 चुनाव से मध्य प्रदेश में सरकार दी है, आपके 18 साल का कार्यकाल हो गया आपने। आप ये तो मान रहे हो कि शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल बहुत बेहतर है, पर आप इसलिए केवल नहीं कर रहे हो कि भाजपा में 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड केवल एक ही आदमी के नाम है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे है ना। अगर शिवराज सिंह चौहान ये चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के नाम पे होगा और वो अगले प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार भी होंगे। आप इस बात को भी समझे, क्योंकि लगातार सरकार लाना और विधायक को, सांसदों को लाने का श्रेय भी उसी आदमी को। पर पार्टी शिवराज सिंह चौहान को गलाना चाहती है। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान ने जिन नेताओं को गलाया वो सब घर बैठ गए, तो अब पार्टी में ये परंपरा चालू हो गई कि अब ऊपर के लेवल से नीचे इन छत्रपों को गलाओ। तो ये क्या हो रहा है, आप उनको आप शिवराज सिंह चौहान, आज कुछ भी हो, 55 जिलों में एक ही भाजपा का नेता है शिवराज सिंह चौहान। अगर आप 55 जिलों में, 56 जिलों में अगर आप ये करोगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये सारे प्रयास के बाद भी क्या होगा, एक एक जिले से एक एक विधायक जीत के नहीं आएगा कि शिवराज सिंह चौहान का, फिर भी भारी पड़ेंगे वो आदमी। मैं ये मान के चलता हूँ कि इनके सारे प्रयास के बाद भी, मैं आज कह रहा हूँ, अगर सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। नवनीत जी, राजेश राठौर जी, आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जब ये कोविड के समय जब ये सरकार की वापसी हुई थी और गठबंधन के तहत सिंधिया जी के साथ मिलकर के सरकार बनाई गई थी, तब से लगा करके आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज लगातार चलता था कि बस 15 दिन और फिर शिवराज जी की रवानगी तय है, 15 दिन और मुख्यमंत्री बदल जाएगा, 15 दिन और मुख्यमंत्री बदल जाएगा। ये 15 दिन की सोशल मीडिया जो एक्टिविटी थी, इससे बढ़ते बढ़ते जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो यथावत बने रहे। और इस बात को दर्शकों आपको बता दें कि इस बात को नकार नहीं सकते कि दिल्ली दरबार में बैठे जो पीठासीन, जो 2 प्रमुख स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने जब जहां जिस राज्य में जैसी मर्जी की उसके हिसाब से प्रयोग किया। कहीं प्रयोग सही भी साबित हुए, कहीं गलत भी रहे, कहीं सफलता भी मिली तो कहीं असफलता भी मिली। कितनी भी बातें पहुंची, परंतु शिवराज सिंह चौहान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया। दिल्ली दरबार में कई बार अर्जियां भी लगी, जाना भी पड़ा, फिर भी मुख्यमंत्री यथावत बने रहे। तो ये तो सिद्ध होता है कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप में इतने मजबूत हैं कि इतनी आसानी से उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है।
देखिए, शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए उनके जो विरोधी हैं वो इस तरह के मैसेज चलवाते थे। जब जब मैसेज चले हैं हमने खुद ने देखा है कि किस विरोधी नेता के समर्थकों ने ये मैसेज चलाए हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो एक बहुत साधारण सा है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सिर्फ एकमात्र योग्यता लगती है, उसका नाम है मूर्खता, है ना। लोग बिना पढ़े समझे कोई मैसेज आता है उसको कंफर्म करे हुए फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि लोगों को उसमें मज़ा आता है। सोशल मीडिया पे जितनी गंदगी हम देखने को मिलती है उसी में से एक गंदगी ये भी है। जब दिल्ली हाई कमान ने कोई इस तरह की बात नहीं की, दिल्ली हाई कमान ने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री कोई मध्य प्रदेश के नेताओं के कहने बैठेगा क्या? वो इसी पार्टी में नहीं हटता। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे करते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन वो भोपाल में पूरे टाइम रहते हों। वो लगातार मतलब सर्वाधिक सक्रिय मुख्यमंत्री है जो एक दिन में 2-2, 3-3 जिले में जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है लंबी चौड़ी भीड़ भी होती है। अब वो आती है या बुलाई जाती है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन बात ये है कि जब दूसरे नेताओं पे अपन निगाह मारें तो यही लगता है कि यार बाकी सब 1-2 जिले के नेता हैं। अब शिवराज सिंह चौहान चूंकि लोकप्रिय हो चुके हैं तो उनको हटाने के लिए तो सब प्रयास करते ही। कमलनाथ या शिवराज, क्या लगता है आपको व्यक्तिगत तौर पे? नवनीत जी, क्या लगता है किसकी कार्यशैली व्यक्तिगत रूप से आपको पसंद आती है मुख्यमंत्री के? देखिए, पिछले दिनों भाजपा ने एक सर्वे कराया था इंदौर में, उसमें 16 बिंदु रखे गए थे। 16 बिंदुओं में उन्होंने एक ये भी रखा था बिंदु कि कमलनाथ के 15 महीने का कार्यकाल कैसा था। आपको आश्चर्य होगा कि भाजपा के अपने सर्वे में आ रहा था कि कमलनाथ के वो 15 महीने कार्यकाल बहुत बेहतरीन था। उसको हालांकि उन्होंने उस सवाल को हटा दिया। पर आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जो एक सबसे बड़ी बात जाती है कि वो एक संवेदनशील चेहरा है। देखिए, योजनाएं बनाना अलग बात होती है, पर महिलाओं के लिए योजना बनाना, बेटियों के लिए योजना बनाना, बुजुर्गों के लिए योजना बनाना, ये सारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान की देन है, लाडली लक्ष्मी से लेकर सब। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता नीचे के स्तर पर बहुत व्यवस्थित तरीके से बनी है और इसी का विकल्प भाजपा के पास नहीं है आज की तारीख में। मतलब आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान फिर भी एक मसीहा की भूमिका में है, किंग मेकर की भूमिका? हाँ, सवाल नहीं होता है या किंग मेकर है, बने रहेंगे या तो बनाना फिर उन्हीं के हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न राजेश राठौर जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप पूरे प्रदेश भर में घूमते रहते हैं, नियमित कोई ऐसा नहीं है कि आप इंदौर में ही रहते हैं, तो 66 सीटों के बाजीगर आपको कौन लगता है? चलिए ठीक है, सीट भी तय हो जाएगी, प्रत्याशी भी कुछ दिन में तय हो जाएंगे, पर जितना आपका घूमना फिरना है, जितनी आपकी कलम बेबाकी से चलती है, क्या लगता है इन 66 सीटों का बाजीगर कौन होगा? देखिए, ये तो तभी पता चलेगा जब टिकट घोषित होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी बहुत कम समय, चुनाव इन वक्त के मुद्दों पे 1%, 1.5% वोट का जो अंतर होता है, सरकार जैसे चंद्रायन हुआ तो राष्ट्रीयता का मामला आ गया। अब राष्ट्रीयता आ गई तो बेरोजगारी गई, महंगाई गई, सब कुछ भूल गए, सब लोग भूल जाते हैं। उस समय कोई इंसिडेंट हो गया, करवा दिया गया या हो गया, तो उस समय 1.5% वोट दोनों पार्टी बाउंड्री पे स्विच और होता है, तो वो परसेंटेज जो है वो उस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा जिस पार्टी के हित की बात हो जाएगी। इसलिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी है कि इन सीटों पे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि दोनों पार्टियों के लिए ये जो है आखिरी चुनाव है मध्य प्रदेश का। आपको क्या लगता है नवनीत जी, प्रत्याशी जब तय होंगे तब हो जाएंगे? जितनी आप राजनीतिक समझ रखते हैं इन योजनाओं का और ये बड़े बड़े वादों का, मजबूत इरादों का, कितना असर इन 66 सीटों पर होगा? क्योंकि यही वो 66 सीटें हैं जो वल्लभ भवन तक पहुंचाने का रास्ता तय करती हैं। देखिए, इसमें 66 सीटों में से 33 सीटें ऐसी हैं जो शहरी क्षेत्र की है। शहरी क्षेत्र के विकास का जो मॉडल दिख रहा है, हम पिछला चुनाव भी देख चुके कि आप जो है शहर में मतदाता जो है भाजपा से प्रभावित है, तो यहाँ शहरी क्षेत्र में तो कोई दिक्कत होती नहीं। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जो आपकी बाकी सीटें जो बची हुई है 33 सीटें जो आदिवासी क्षेत्रों की है, आदिवासी क्षेत्रों में पहले नंद कुमार सिंह चौहान एक बड़े नेता हुआ करते थे भाजपा के, खंडवा से जो अध्यक्ष भी रहे और पिछड़ा वर्ग से थे वो। आज की तारीख में भाजपा के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि
कांग्रेस के पास में युवाओं की इस पूरे क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग की बहुत बड़ी टीम खड़ी हुई है। चाहे बाला बच्चन को ले लो, चाहे विजय लक्ष्मी साधो को ले लो, चाहे जीतू पटवारी हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे आपके भूरिया हों, मतलब और भी लोग अगर अपन देख लें, बघेल हैं, तो ये तमाम लोग कौन से जो अपने अपने क्षेत्रों के बड़े छत्रप हो गए हैं। उमंग सिंगार भी हैं उसके अंदर। तो ये सारे लोग आदिवासी क्षेत्रों के बड़े ज़बरदस्त और ताकतवर नेता हैं जो कांग्रेस में दो दो हाथ करने की स्थिति में बने हुए हैं। पर इन सब के सामने भाजपा के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके पास आदिवासी क्षेत्रों में आज भी ऐसा कोई ताकतवर चेहरा नहीं है जो बाजी पलटने का मादा रखता हो। इसलिए ये सारा खेल निर्भर इन्हीं 33 सीटों पे करेगा और यही 33 सीटें जो है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार को लेकर निर्णय करेंगी। चलिए, तो सरकार किसकी होगी और किसकी सत्ता में वापसी होगी और कौन मालवा निमाड़ का ये किला फतेह करके वल्लभ भवन में काबिज होगा, किसके सर सजेगा ताज, ये तमाम अनिश्चितताएं जो हैं वो कायम रहेंगी मुसलसल। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।